मान लीजिए एक आदमी है, उसकी पत्नी बहुत गंभीर रूप से बीमार है। उसे बचाने के लिए एक ही दवा है जो सिर्फ एक ही केमिस्ट के पास मिलती है। और वो केमिस्ट शायद उस दवा के बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है ना? बिल्कुल, इतने ज्यादा कि उस आदमी के पास चुकाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उसे वो दवा चुरानी चाहिए? ये बहुत ही क्लासिक दुविधा है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि अगर यही सवाल किसी 5 साल के बच्चे से पूछा जाए तो उसका सीधा जवाब होगा कि नहीं, चोरी करना गलत है क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। सही बात है, वो सिर्फ सजा के डर से सोचेगा। लेकिन अगर यही सवाल किसी 15 साल के किशोर से पूछा जाए तो उसका जवाब शायद नियमों से परे जाकर इंसानी जान की कीमत पर केंद्रित होगा। तो हमारी उम्र के साथ हमारी नैतिकता और ये जो सोचने का तरीका है, ये कैसे और क्यों बदलता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है बाल विकास का। बिल्कुल। तो आज की इस बेहद खास और गहरी चर्चा में हम इसी इंसानी दिमाग और विकास के सफर को डिकोड करेंगे। और जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि ये कोई आम चर्चा नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही विशेष सीरीज है। एकदम। ये वीजी अकेडमी धनबाद की ओर से प्रस्तुत एक मस्त सा ऑडियो ओवरव्यू है जो शिक्षक बनने की राह पर चलने वालों के लिए किसी मास्टर चाबी से कम नहीं है। बिल्कुल, ये CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पार्ट 01 है। हाँ, और ये वो मास्टर ब्लूप्रिंट है जो सीटेट, JTET, BPSC, UPTET के साथ साथ सारे TET एग्जाम्स के काम आने वाला है। मतलब जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एकदम अचूक हथियार है। सही कहा। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चर्चा को सुनने के बाद वीजी अकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसा शानदार और सटीक कंटेंट वहां लगातार मिलता है। बिल्कुल, उनका कंटेंट बहुत ही साइंटिफिक और प्रैक्टिकल होता है। तो चर्चा शुरू करने से पहले गार्गी मैम का एक बहुत ही शानदार कोट मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि पढ़ाई सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अरे वाह, ये बहुत ही गहरी बात है ना? ये एक पंक्ति सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। तो चलिए इसी नजरिए के साथ सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट के बीच का अंतर। हाँ, अक्सर लोग इन्हें पर्यायवाची मान लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। अगर हम इसे आज के तकनीकी युग के हिसाब से समझें तो मेरी नजर में अभिवृद्धि किसी स्मार्टफोन का हार्डवेयर अपग्रेड होने जैसा है। अच्छा, वो कैसे? मतलब फोन की स्क्रीन बड़ी हो गई, बैटरी की क्षमता बढ़ गई, ये सब मापा जा सकता है। लेकिन जो विकास है वो उस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS अपडेट होना है। अरे, ये स्मार्टफोन वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है ना? हार्डवेयर भले ही वही रहे, लेकिन नए OS के साथ फोन अब ज्यादा मुश्किल चीजें प्रोसेस कर सकता है, नए ऐप्स चला सकता है। तो ये गुणात्मक बदलाव है जो जीवन भर चलता रहता है। बिल्कुल। और जब हम इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो मुनरो और हरलॉक जैसे विचारकों की परिभाषाएं भी इसी बात को पुष्टि करती हैं। मतलब उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है? हाँ, बिल्कुल। उनका कहना है कि अभिवृद्धि सिर्फ मात्रात्मक है, यानी क्वांटिटेटिव, जैसे बच्चे का वजन या ऊंचाई बढ़ना, जो कि एक समय के बाद रुक जाता है। शारीरिक बढ़ाव। एकदम सही। ये एक रैखिक या लीनियर और संकुचित प्रक्रिया है जो एक उम्र के बाद रुक जाती है। लेकिन विकास, जैसा कि हरलॉक ने कहा है, व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है। यानी वो OS अपडेट वाली बात, नए फीचर्स आ जाते हैं इंसान में। हाँ, और ये गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक व्यापक प्रक्रिया है। इसे वूम टू टूम कहते हैं। मतलब जन्म से पहले ही शुरू होकर जिंदगी भर चलता है। बिल्कुल। इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और मनोगत्यात्मक यानी साइकोमोटर सभी बदलाव शामिल हैं। और सबसे अहम बात, विकास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। ये हमेशा वर्तुलाकार यानी स्पाइरल होता है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। वर्तुलाकार या स्पाइरल, इसका असल में क्या मतलब है? मतलब क्या इंसान आगे बढ़कर फिर पीछे की तरफ लौटता है? नहीं, पीछे नहीं लौटता। इसे ऐसे समझिए कि विकास कभी भी एक निरंतर, एक समान गति से आगे नहीं भागता। अच्छा। जैसे जब बच्चा कोई नई चीज सीखता है, मान लीजिए उसने चलना सीखा, तो वो तुरंत दौड़ने नहीं लगता है। हाँ, वो तो पहले गिरता है, लड़खड़ाता है। बिल्कुल, वो कुछ समय तक सिर्फ चलता है, गिरता है, संभलता है। वो अपनी उस नई क्षमता को पक्का करता है।
जिसे मनोविज्ञान में कंसोलिडेशन कहते हैं। ओहो, तो मतलब वो अपनी नींव मजबूत कर रहा होता है। एकदम सही। जब वो क्षमता मजबूत हो जाती है तब वो अगले स्तर पर यानी दौड़ने की तरफ बढ़ता है। इसी प्रक्रिया को वर्तुलाकार कहते हैं। समझ गया, ये बहुत ही लॉजिकल है। हाँ, और इसे समझने के लिए वीजी एकेडमी के नोट्स में एक बहुत ही प्रासंगिक सूत्र दिया गया है। विकास बराबर अभिवृद्धि प्लस क्षमता यानी पोटेंशियल प्लस परिपक्वता यानी मैच्योरिटी और प्लस वातावरण के साथ अंतःक्रिया। वातावरण के साथ अंतःक्रिया। ये जो आखिरी वाला हिस्सा है ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। बिल्कुल, इसी से तो असली विकास होता है। मतलब सिर्फ शरीर का बढ़ना या दिमाग में क्षमता होना ही काफी नहीं है। जब तक इंसान दुनिया से टकराएगा नहीं, अनुभव नहीं लेगा, तब तक असली विकास नहीं होगा। एकदम 100% सही बात है। अब यहाँ से एक स्वाभाविक सवाल उठता है। चूंकि ये प्रक्रिया इतनी व्यापक है, जिंदगी भर चलती है, तो क्या इसका कोई निश्चित पैटर्न होता है? ये ओएस अपडेट आखिर किस दिशा में काम करता है? हाँ, इसका एक बहुत ही तयशुदा और बायोलॉजिकल पैटर्न होता है, जिसे हम मनोगत्यात्मक विकास के नियमों के जरिए समझ सकते हैं। अच्छा, तो इसके कोई नियम भी हैं? बिल्कुल। विकास की दिशा के 2 सबसे बड़े नियम हैं। पहला है मस्तकाधोमुखी, जिसे अंग्रेजी में सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। मस्तकाधोमुखी मतलब मस्तक से जुड़ा हुआ कुछ? हाँ, इसका मतलब है कि विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। हाँ। आपने देखा होगा, शिशु सबसे पहले अपनी गर्दन संभालना सीखता है। हाँ, छोटे बच्चे पहले सिर टिकाना सीखते हैं। फिर उसके धड़ पर नियंत्रण आता है और सबसे अंत में वो पैरों पर खड़ा होता है। अरे वाह, मैंने कभी इस पर ऐसे ध्यान ही नहीं दिया। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है समीप दूरभिमुख, जिसे प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि विकास शरीर के केंद्र यानी रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर होता है, जैसे हाथ पैरों की उंगलियों की ओर। 1 मिनट, यहाँ मुझे एक बहुत ही गहरी पेडागॉजिकल बात समझ आ रही है। अच्छा, क्या? अगर विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, मतलब जो सूक्ष्मगतिक कौशल हैं या फाइन मोटर स्किल्स, वो सबसे अंत में विकसित होते हैं। बिल्कुल, उंगलियों का कंट्रोल सबसे बाद में आता है। तो यार, ये तो उन स्कूलों और माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो 3 या 4 साल के बच्चे को जबरदस्ती पेंसिल पकड़ा देते हैं। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है ये। मतलब उनसे कहा जाता है कि एकदम सटीक अक्षर लिखो, जबकि उनकी उंगलियों की जो छोटी मांसपेशियां हैं, उनका तो बायोलॉजिकल विकास अभी हुआ ही नहीं है ना। बिल्कुल, वहाँ पेडागोजी उनके जीव विज्ञान से आगे भागने की कोशिश कर रही है। वही तो, ये तो बच्चों के साथ एक तरह की ज्यादती हुई। एकदम सही निष्कर्ष निकाला है आपने। बच्चों के उंगलियों की नसों में जो माइलिनेशन की प्रक्रिया होती है, जो तंत्रिका तंत्र को मजबूत करती है, वो उस उम्र तक पूरी नहीं हुई होती है। इसलिए वो पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ पाते। हाँ, इसलिए शुरुआत में बच्चे पूरे हाथ से चीजें पकड़ते हैं, जिसे ग्रॉस मोटर कहते हैं। उन पर बारीक काम के लिए दबाव डालना पूरी तरह अवैज्ञानिक है। बहुत खूब। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक उलझन भी है। बताइए, क्या उलझन है? अगर विकास के ये सिद्धांत, जैसे आपने कहा, निरंतरता है, एकरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी, ये दुनिया के हर बच्चे के लिए एक जैसे हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही माता पिता के 2 बच्चे जो एक ही घर में पले बड़े हैं, वो एक दूसरे से इतने अलग होते हैं? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब एक बच्चा बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है, दूसरा बहुत समय लेता है। जब पैटर्न एक है, तो ये अंतर क्यों आते हैं? ये बाल विकास का सबसे पेचीदा और दिलचस्प पहलू है। देखिए, एक रूपता या यूनिफॉर्मिटी जो है वो पैटर्न में होती है। पैटर्न में मतलब सीक्वेंस में? हाँ, यानी दुनिया का हर बच्चा पहले बैठेगा, फिर घुटनों के बल चलेगा और फिर खड़ा होगा। कोई भी बच्चा सीधे उड़ने तो नहीं लगेगा, है ना? हाँ, वो तो है। लेकिन जो वैयक्तिक अंतर या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम देखते हैं, वो विकास की गति में होते हैं, यानी रेट में। अच्छा, गति अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल। और एक ही घर में रहने के बावजूद बच्चे अलग क्यों होते हैं, इसका बहुत ही वैज्ञानिक जवाब वुडवर्थ के एक मशहूर सूत्र में मिलता है, D=H×E। मतलब डेवलपमेंट D बराबर है हेरिडिटी H गुणा एनवायरनमेंट E। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ गुणा या मल्टीप्लिकेशन ही क्यों है? जोड़ या एडिशन क्यों नहीं? ये बहुत ही अच्छा कैच है, क्योंकि अगर ये सिर्फ जोड़ होता तो किसी एक के न होने पर भी काम चल जाता। मतलब अगर हेरिडिटी कम है तो एनवायरनमेंट से भरपाई हो जाती है। हाँ, लेकिन गुणा का मतलब है कि अगर दोनों में से कोई भी एक शून्य हो जाए तो पूरा विकास शून्य हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बिल्कुल। एक ही माता पिता के बच्चों में जीन्स या हेरिडिटी
का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अलग अलग होता है। हाँ, दोनों को अलग अलग जीन्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक ही घर में रहने के बावजूद दोनों बच्चों का जो वातावरण है वो अलग होता है। ये कैसे? घर तो एक ही है ना। घर एक है, लेकिन माता पिता का पहले बच्चे के साथ व्यवहार दूसरे बच्चे के साथ उनके व्यवहार से अक्सर अलग होता है। हाँ, ये बात तो है। पहले बच्चे के साथ वो खुद सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। और बच्चे के स्कूल के अनुभव, उसके अपने दोस्त, ये सब उस वातावरण का हिस्सा हैं जो उसके जीन्स के साथ अंतःक्रिया करके एक नई पहचान बनाते हैं। ये बहुत ही तार्किक स्पष्टीकरण है। मतलब मंजिल एक है, रास्ता एक है, लेकिन चलने की स्पीड और अनुभव सबके अपने अपने हैं। एकदम सही समझे। तो अब इस सिद्धांत को थोड़ा जमीन पर उतार कर देखते हैं। बजाय इसके कि हम सिर्फ अवस्थाओं के नाम गिने, चलिए एक एक काल्पनिक बच्चे के सफर को देखते हैं। ओ पर दुनिया को कैसे समझता है। चलिए जन्म से शुरू करते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था या इन्फेंसी कहते हैं, जो सबसे शुरुआती दौर होता है। हाँ, मनोवैज्ञानिक जॉन लॉक ने इसे समझने के लिए कोरी स्लेट यानी टैब्यूला रासा का सिद्धांत दिया। टैब्यूला रासा? उनका मानना था कि शिशु का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट होता है जिस पर अनुभव अपने निशान छोड़ते हैं। मतलब बच्चा जन्म से कुछ सोचकर नहीं आता, दुनिया उसे भरती है। बिल्कुल। इसीलिए वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल कहा है, क्योंकि सारी नींव यहीं रखी जा रही होती है। और जैसे ही ये बच्चा 3 से 6 वर्ष की उम्र में पहुंचता है, जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, उसका व्यवहार बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। हाँ, इस उम्र में बच्चे बहुत ही अलग तरीके से सोचते हैं। बिल्कुल। इस उम्र की एक सबसे बड़ी विशेषता है जीववाद, जिसे एनिमिज्म कहते हैं। हाँ, जीववाद। इसका उदाहरण अक्सर घरों में देखने को मिलता है। जैसे मैंने अक्सर देखा है कि अगर बच्चा दौड़ते हुए किसी मेज से टकरा जाए और रोने लगे, तो घर वाले क्या करते हैं? वो उस मेज को 2 थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि लो, हमने मेज को मार दिया। हाँ, और बच्चा तुरंत चुप होकर खुश हो जाता है। बिल्कुल। उसे सच में लगता है कि मेज को दर्द हुआ है और उसने बदला ले लिया। लेकिन दिमाग ऐसा करता क्यों है? क्योंकि उस उम्र में बच्चे के दिमाग में तार्किक क्षमता या लॉजिक का अभाव होता है। अच्छा, लॉजिक डेवलप नहीं हुआ है अभी। हाँ, वो दुनिया को पूरी तरह से अपने नजरिए से देखता है। वो खुद जीवित है, उसे दर्द होता है, इसलिए वो मान लेता है कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो गुड़िया हो या वो मेज, उसी की तरह जीवित है और भावनाएं रखती है। मतलब वो दुनिया का केंद्र खुद को मानता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही यही बच्चा 6 से 12 वर्ष की उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड ले प्रवेश करता है, उसका ये सारा भ्रम टूटने लगता है। हाँ, उत्तर बाल्यावस्था, जिसे समूह या टोली की आयु या गैंग एज भी कहा जाता है। सही कहा। इस उम्र में बहुत बदलाव आते हैं। एकदम। अचानक से माता पिता से ज्यादा दोस्तों की अहमियत बढ़ जाती है। समूह में शामिल होना, दोस्तों की तरह कपड़े पहनना या उनकी तरह बातें करना जीवन का सबसे जरूरी काम बन जाता है। हाँ, और इसी काल को रॉस ने मिथ्या परिपक्वता या फॉल्स मैच्योरिटी का नाम दिया है, जो बहुत ही सटीक लगता है। मिथ्या परिपक्वता मतलब झूठी मैच्योरिटी? हाँ, क्योंकि बच्चे का शरीर तो बड़ा हो रहा होता है और वो बड़ों की तरह तर्क करने की कोशिश भी करता है। उसे लगता है वो सब समझ गया है। बिल्कुल। लेकिन उसके पास जीवन के असली अनुभव नहीं होते। वो सोचता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। और शायद यही वो नींव है जो जीवन के सबसे उथल-पुथल वाले दौर की ओर ले जाती है ना? आप किशोरावस्था की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस, 13 से 18 वर्ष। स्टैनली हॉल ने इसे तनाव और तूफान का काल कहा है। ये बहुत ही फेमस कोट है, तनाव और तूफान का काल। हाँ, ये शब्द सुनते ही किसी भी किशोर के माता पिता की चिंताएं समझ में आ जाती हैं। सही बात है। इस उम्र में छोटी छोटी बातों पर भड़कना या वो भावना कि कोई मुझे नहीं समझता और अपने कमरों में बंद होकर दीवा स्वप्न या डे ड्रीमिंग देखना बहुत आम है। हाँ, और वीर पूजा या हीरो वर्शिप भी इसी उम्र में होती है। जहाँ भी किसी फिल्म स्टार या खिलाड़ी को अपना भगवान मान बैठते हैं। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये तूफान अचानक आता कहाँ से है? इसका जवाब जीव विज्ञान और मनोविज्ञान के संगम में छिपा है। अच्छा। हाँ, किशोरावस्था में बच्चे के मस्तिष्क का एमिगडाला, जो भावनाओं और आक्रामकता को नियंत्रित करता है, वो पूरी तरह सक्रिय और हावी होता है। तो भावनाएं एकदम चरम पर होती हैं। बिल्कुल। लेकिन उसका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो तर्क, परिणाम, सोचने और सही गलत का फैसला करने के लिए जिम्मेदार है, वो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है। अरे बाप रे। तो मतलब भावनाओं की गाड़ी में एक्सेलरेटर तो पूरी ताकत से दबा है,
लेकिन ब्रेक अभी ठीक से काम नहीं कर रहे। बिल्कुल सही एनोलॉजी दी है, इसीलिए ये तनाव और तूफान का दौर होता है। यार, ये स्पष्टीकरण तो वाकई आंखें खोलने वाला है। मतलब वो जो गुस्सा या बगावत है किशोरों में, वो जानबूझकर की गई बदतमीजी नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल मजबूरी है। एकदम सही। तो अब तक हमने देखा कि बच्चा बाहर से कैसे बदल रहा है, लेकिन उसके भीतर, उसके सोचने के तरीके, उसकी नीतिता और समाज में उसकी जगह को लेकर क्या उथल-पुथल चल रही है। ये समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। और इसके लिए वीजी एकेडमी के नोट्स में एक द ग्रैंड सिंथेसिस मैट्रिक्स दिया गया है, जो कि बहुत ही कमाल का मैट्रिक्स है। बिल्कुल, जो पियाजे, कोहलबर्ग और एरिक्सन के सिद्धांतों को एक साथ जोड़ता है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे और उनका संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे ये समझाते हैं कि इंसान का दिमाग सूचनाओं को प्रोसेस कैसे करता है। उनकी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है, उसमें बच्चा आत्मकेंद्रित या ईगोसेंट्रिक होता है। मतलब उसे लगता है कि दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसा वो सोचता है। हाँ, और इसी उम्र में अनुत्क्रमणशीलता या इरिवर्सिबिलिटी भी होती है। ये इरिवर्सिबिलिटी क्या है? जैसे अगर आप बच्चे को स्कूल का रास्ता बता दें तो वो चला तो जाएगा, लेकिन उसी रास्ते से वापस लौटना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, क्योंकि दिमाग अभी चीजों को पलटना या रिवर्स करना नहीं सीख पाया है। बिल्कुल। लेकिन जब यही बच्चा 7 से 12 साल की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, उसमें आता है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जिसे हम संरक्षण या कंजर्वेशन कहते हैं। हाँ, ये पियाजे के सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे अगर आप 5 साल के बच्चे के सामने एक चौड़े ग्लास का पानी एक लंबे और पतले ग्लास में डाल दें, तो वो कहेगा कि लंबे ग्लास में पानी ज्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ ऊंचाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन 8 साल का बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि पानी की मात्रा वही है, सिर्फ आकार बदला है। हाँ, और ये जो डीसेंटरिंग है, यानी एक समय में कई पहलुओं को देखना, यही पियाजे के सिद्धांत की असली जीत है। एकदम सही। और जब बच्चे का दिमाग इस तरह से विकसित हो रहा होता है, उसी समय उसकी नैतिकता भी आकार ले रही होती है, जिसके लिए लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत बहुत जरूरी है। याद है हमने चर्चा की शुरुआत हाइंस की दुविधा, हाइंस डायलेमा से की थी, जहां एक आदमी अपनी बीमार पत्नी के लिए दवा चुराता है। हाँ, बिल्कुल याद है। कोहलबर्ग के इस प्रयोग की सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बच्चा जवाब में हाँ कहता है या ना। तो फिर उन्होंने किस बात पर ध्यान दिया? उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि फैसले के पीछे बच्चे का तर्क क्या है, यानी उसका मॉरल रीजनिंग क्या है। यही तो कोहलबर्ग का मास्टर स्ट्रोक था। वो बताते हैं कि पहले स्तर पर, जिसे पूर्व पारंपरिक या प्री कन्वेंशनल कहते हैं, जो 4 से 10 वर्ष तक होता है, बच्चे की नैतिकता बाहरी नियंत्रण में होती है। मतलब दूसरों के बनाए नियमों पर। हाँ, वो सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। वो कहेगा कि चोरी मत करो क्योंकि पुलिस मारेगी। या फिर वो जैसे को तैसा यानी टिट फॉर टैट वाली सोच रखता है कि अगर पत्नी ने उसके लिए खाना बनाया था तो उसे चोरी कर लेनी चाहिए। अरे बाप रे, मतलब सारा खेल खुद के फायदे और नुकसान का है। बिल्कुल। लेकिन फिर जब वो पारंपरिक स्तर या कन्वेंशनल लेवल पे आता है, तो वो समाज की नजरों में खुद को तौलने लगता है। अच्छा, मतलब उसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना होता है। एकदम सही। वो चोरी को इसलिए गलत मानेगा क्योंकि ऐसा करने से समाज उसे बुरा इंसान कहेगा, और इसी स्तर पर वो नियमों को पत्थर की लकीर मानने लगता है, जिसे लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठाना चाहूंगी मैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन क्या इसमें कोई बहुत बड़ा बायस या पूर्वाग्रह नहीं है? आप कैरोल गिलिगन की आलोचना की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने जो आलोचना की थी वो बहुत गहरी है। कैरोल गिलिगन की आलोचना इस पूरे सिद्धांत का एक बहुत ही जरूरी पैंच है। उन्होंने पकड़ा कि कोहलबर्ग ने अपने सारे शोध और इंटरव्यू सिर्फ लड़कों और पुरुषों पर किए थे। अच्छा, लड़कियों से पूछा ही नहीं गया? नहीं। तो गिलिगन ने तर्क दिया कि पुरुषों का जो नैतिक विकास है वो अक्सर न्याय या जस्टिस और नियमों के इर्द गिर्द घूमता है। और महिलाओं का? जबकि महिलाओं का नैतिक विकास देखभाल, केयर और रिश्तों की जिम्मेदारियों पर आधारित होता है। इसलिए कोहलबर्ग का सिद्धांत आधी आबादी के सोचने के तरीके को सही से नहीं दर्शाता। मतलब ये एक बहुत बड़ा जेंडर बायस था। बिल्कुल। ये आलोचना हमें ये सिखाती है कि मनोविज्ञान में कोई भी एक सिद्धांत अंतिम सत्य नहीं होता। सही बात है। तो
हमने दिमाग को समझ लिया, सही गलत को समझ लिया, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं कि आखिर मैं कौन हूं? और इसके लिए हमें एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास यानी साइको सोशल डेवलपमेंट सिद्धांत की तरफ मुड़ना होगा। हाँ, आजकल आइडेंटिटी क्राइसिस शब्द हर दूसरी जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन इसकी असली जड़ें एरिक्सन के काम में ही हैं। एरिक्सन का सिद्धांत जीवन भर चलने वाले द्वंद्वों या कॉन्फ्लिक्ट्स की एक श्रृंखला है। कैसे द्वंद्व? जैसे बचपन के पहले साल में विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का द्वंद्व होता है। अगर माता पिता बच्चे की जरूरतों को लगातार और प्यार से पूरा करते हैं तो बच्चे में दुनिया के प्रति एक गहरा विश्वास पैदा होता है। हाँ, उसे लगता है कि दुनिया एक सुरक्षित जगह है। बिल्कुल, और यही विश्वास आगे चलकर उसे वयस्कावस्था में अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करता है। लेकिन अगर इसमें कमी रहे तो जीवन भर एक अविश्वास बना रहता है। और यही सफर जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो सबसे बड़ा टकराव होता है पहचान बनाम भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। एकदम सही। मतलब ये वो उम्र है जहां किशोर समाज, स्कूल और परिवार से मिलने वाले फीडबैक को इकट्ठा करके खुद की एक छवि बनाता है। हाँ, अगर उसे सही मार्गदर्शन मिले तो वो अपनी एक स्पष्ट पहचान बना लेता है, उसे समझ आ जाता है कि उसे जीवन में क्या करना है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो वो भ्रांति या कंफ्यूजन में फंस जाता है, जो अक्सर डिप्रेशन या गलत रास्तों की तरफ ले जाता है। बिल्कुल, यही वो आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो जब हम इन तीनों विचारकों पियाजे, कोलबर्ग और एरिक्सन को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बाल विकास सिर्फ परीक्षा में रटने वाला विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा हथियार है। एकदम। जब कोई शिक्षक कक्षा में खड़ा होता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि सामने बैठे 40 बच्चे 40 अलग-अलग D = H × E का परिणाम है। हाँ, सबकी गति अलग है। उनमें से कोई अपनी आत्मकेंद्रित अवस्था में है तो कोई आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है। जब तक आप उनके दिमाग के सॉफ्टवेयर को नहीं समझेंगे, आप उन्हें कभी कुछ नहीं सिखा पाएंगे। बहुत ही उम्दा बात कह लिया आपने। और यही बात VG एकेडमी धनबाद के इस मास्टर ब्लूप्रिंट को इतना प्रभावशाली बनाती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक सिलेबस नहीं है, बल्कि एक बच्चे के दिमाग में झांकने की खिड़की है। जो लोग शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CTET हो, JTET, BPSC हो या UPTET, उनके लिए CDP पार्ट 01 का ये ओवरव्यू एक मील का पत्थर है। हाँ, इसे जरूर समझना चाहिए। हमारी गुजारिश है कि इस चर्चा से मिली इनसाइट्स को अपने तक सीमित ना रखें। VG एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये बहुत जरूरी है। तो आज की इस विस्तृत और गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देगा। बताइए, क्या विचार है वो? हमने चर्चा की कि हमारा विकास हमारे जीन्स और वातावरण का गुण है। हमने ये भी देखा कि हमारी नैतिकता समाज के नियमों से तय होती है और हमारी पहचान एरिक्सन के अनुसार हमारे आसपास के लोगों के फीडबैक से बनती है। हाँ, ये सब हमने देखा। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हमारी पूरी परवरिश, हमारे सोचने का तरीका, सही गलत का फैसला और यहाँ तक कि हमारी अपनी छवि, ये सब कुछ बाहरी कारकों, माता पिता और समाज द्वारा गढ़ा जा रहा है, तो बड़े होने के बाद जिस पहचान या आइडेंटिटी पर हम इतना गर्व करते हैं और कहते हैं कि ये मैं हूं, उसमें असल में हमारा अपना स्वतंत्र हिस्सा कितना होता है? ये तो सच में बहुत गहरा सवाल है। और कितना हिस्सा सिर्फ हमारे आसपास के उस माहौल की परछाई होता है जिसे हमने कभी चुना ही नहीं था? इस सवाल पर अकेले में विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ इस गहरी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।